नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले जिक्र G20 समिट से पहले धमाकेदार इंटरव्यू का। पीएम मोदी ने पहला डिजिटल इंटरव्यू moneycontrol.com को दिया। आर्थिक पहलू को लेकर सबसे ज्यादा बातें उनकी तरफ से रखी गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो उनकी तरफ से कही गई, ये भी हम आपको बताएं। दुनिया में भारत की अहम भूमिका है, भारत लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, हम सभी देशों के हित का ध्यान रख रहे हैं, विकासशील देशों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि रक्षाबंधन पर एलपीजी के दाम कम किए हैं, हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, G20 से भारत का सामर्थ्य भी बढ़ा है, गरीब कमजोरों की जरूरतों का ध्यान हम लगातार रख रहे हैं, देश की जनता अब जागरूक भी हो रही है। उन्होंने कहा कि 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भी हमने दी, हमारे लिए देश परिवार की तरह हो चुका है। महंगाई रोकने के लिए कई सारे कदम भी उठाए हैं, आने वाले समय में भी उठाते रहेंगे। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ये एक बड़ी मंशा है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। moneycontrol.com को दिए गए इस खास इंटरव्यू के दौरान तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं। आर्थिक पहलू पर जोर, ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर भी लगातार विकास के लिए काम हम कर रहे हैं, न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों को भी साथ में लेकर चलने का मकसद है। और न सिर्फ वैश्विक स्तर पर बल्कि जमीनी स्तर पर देश में क्या चल रहा है, इस पर भी पूरी नजर है। आर्थिक पहलू को सशक्त करने की कोशिश, जमीनी स्तर पर गरीबों, जरूरतमंदों को हम सहायता दे सकें, ये हर योजना का मकसद रहा है और आने वाले समय में भी इसी तरह से काम करते रहेंगे, इस बारे में भी उनका जिक्र था। G20 समिट होनी है, उसे लेकर भारत कितनी महत्ता रखता है, भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ रहा है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और G20 के साथ साथ देश के अन्य मुद्दों को लेकर भी बातचीत उनकी तरफ से हुई है। कुल मिलाकर moneycontrol.com पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ हालात बयां किए हैं, बल्कि आने वाले समय में केंद्र सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं हो सकती हैं जो कि गरीब हितैषी होंगी, जन हितैषी होंगी, इसका भी लगातार वो जिक्र करते आए। महंगाई के मुद्दे को कहीं ना कहीं उल्लेख में लाने की कोशिश उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए भी कदम हम उठा रहे हैं, कई सारे कदम बीते दिनों भी उठाए गए हैं। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच सके, ये एकमात्र मकसद भारत सरकार का है और इसी के अंतर्गत लगातार काम करते आ रहे हैं। G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला डिजिटल इंटरव्यू, आर्थिक पहलू पर जोर दिया, आने वाले समय में जनहितैषी योजनाओं का भी जिक्र, साथ ही साथ रक्षाबंधन के मौके पर जब एलपीजी के दाम कम किए, कितनी सहायता देशवासियों को इससे पहुंची, इस बात का भी जिक्र। 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य के साथ भारत लगातार वैश्विक स्तर पर भी एक नई पहचान पा रहा है, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। moneycontrol.com को पहला डिजिटल इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, कुछ ऐसी बातें जिन्हें लेकर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए देश तत्पर था। लगातार ये सोचा जा रहा था कि प्रधानमंत्री आगामी समय को लेकर क्या कुछ कह सकते हैं, G20 देशों को लेकर क्या कुछ कह सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो कि इस इंटरव्यू के दौरान उनकी तरफ से रेखांकित की गई हैं और कुछ ना कुछ ऐसी जरूर बातें जो आगामी समय के लिए जरूर हाईलाइट में आने वाली हैं। इस इंटरव्यू के जरिए आप ये समझिए कि देश की जनता को संबोधित करने का काम भी उन्होंने कर दिया है। भारत की भूमिका पर लगातार फोकस बरत रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत कितना उत्तीर्ण हो सकता है, उसकी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। सभी देशों के हित का ध्यान रखकर काम कर रहे हैं, क्योंकि विकासशील देश है, विकसित देश बनाना है। कई ऐसी योजनाएं जिसमें अन्य देशों का भी साथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, इस पर भी फोकस लगातार करते आए। न सिर्फ वैश्विक स्तर पर बल्कि जमीनी स्तर पर, गांव में, देहातों में अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच सके, इसका प्रयत्न लगातार करें। कुछ ऐसी चीजें जिसका उदाहरण भी उन्होंने दिया है, बीते सालों जो कदम उठाए गए उसका भी जिक्र। हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर एलपीजी के दाम कम किए हैं, ये भी बताया है। 140 करोड़ लोगों की ताकत है। एक तरफ जनसंख्या को लेकर जब बात होती है तब भी बहुत मुखर होकर अपनी बात रखते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जब देश को सामूहिक शक्ति के बारे में बताने की कहीं ना कहीं लालसा जब हो, तो 140 करोड़ लोगों के साथ ही भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का जो दावा प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है, उसको भी जोर दिया गया है। G20 जिसे लेकर लगातार वो जिक्र करते ही आ रहे हैं
अलग अलग नेताओं की तरफ से भी वक्तव्य इसे लेकर सामने आ चुके हैं। G20 देशों की एक साथ बैठक अगर भारत में होती है, भारत की तरफ से अगर अध्यक्षता की जाती है, तो सामर्थ्य कितना बढ़ रहा है भारत का पूरे देश में, इसका अंदाजा भी आप आसानी से लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दोनों ही मुद्दों को लेकर मिली जुली बात उनकी तरफ से रखी गई है। वैश्विक स्तर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को, कमजोरों तक ये सुविधाएं, ये लाभ हम पहुंचा सकें, विकास पहुंचा सकें, ये एक बड़ी मंशा है। देश की जनता अब जागरूक हो रही है। 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भी दी। कोरोना काल का भी जिक्र। हमारे लिए देश परिवार की तरह हो चुका है। महंगाई रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे, इसी मंशा के साथ काम भी कर रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्सक्लूसिव डिजिटल इंटरव्यू moneycontrol.com को वैश्विक स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक हर आर्थिक पहलू पर जोर डाला। न सिर्फ बीते सालों जो कदम उठाए उस पर अपनी बात रखी, बल्कि आगामी समय में क्या कुछ करने वाले हैं, इसका भी जिक्र बखूबी इस इंटरव्यू के जरिए किया। और न सिर्फ moneycontrol.com से ये बातचीत, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत के लोग भी ये जानना चाहते हैं केंद्र सरकार किस ओर अग्रसर है, आर्थिक पहलू को सशक्त बनाने के लिए क्या काम करने वाली है, इसका जिक्र भी उनकी तरफ से किया। आगे बढ़ते हैं खंडवा से अगली बड़ी जानकारी, जहां आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जानी है। नितिन गडकरी यहां से रथ को रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री दादाजी धूनीवाले आश्रम में सबसे पहले पहुंचेंगे, यहां पर दर्शन करने वाले हैं। उत्कृष्ट स्कूल में सभा के बाद इस यात्रा का शुभारंभ विधिवत रूप से किया जाएगा। तो खंडवा से चौथी जन आशीर्वाद यात्रा है बीजेपी की। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ चुके हैं और इस बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं। खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा का विधिवत आगाज यहां से चौथी बार हो रहा है। 5 ऐसी यात्रा हैं, एक और यात्रा अभी बाकी, लेकिन सिलसिलेवार जो तैयारियां चलती आ रही हैं उसकी भी तस्वीरें आप देखिए। भव्य पंडाल यहाँ पर लगाई गई है। कुछ अन्य कार्यक्रम भी जिनमें नितिन गडकरी सबसे पहले शिरकत करेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करते हुए जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को रवाना किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री का खंडवा दौरा बेहद ही खास, जन आशीर्वाद यात्रा के लिहाज से भी, आगामी चुनाव के लिहाज से भी। लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए जनता के आशीर्वाद के लिए जो रथ यात्राएं रवाना की जा रही हैं, कितना आशीर्वाद, कितना असर इसका होता है, ये तो देखने वाला विषय। लेकिन पूरे जोरों शोरों के साथ बीजेपी इन कामों में जुटी हुई, ये भी आप देख रहे हैं। सक्रियता हर स्तर पर बढ़ती जा रही है। उत्कृष्ट स्कूल में सभा का आयोजन है, आम सभा को संबोधित करने वाले हैं नितिन गडकरी और साथ ही साथ कुछ अन्य भी आयोजन जिनमें सबसे पहले शिरकत करेंगे, उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे। ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं सही कि शैलेंद्र चौहान खंडवा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेंगे। शैलेंद्र, जरा तैयारियां एक बार दिखाइएगा तस्वीरों के जरिए, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि सिलसिलेवार क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, कब तक पहुंचेंगे नितिन गडकरी वहां? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर 11:30 बजे के बाद पहुँचेंगे। तो हम अभी जिस स्थान पर खड़े हैं ये दादा धूनीवाले का प्रसिद्ध आश्रम है और इसकी निवाड़ में पूरे खंडवा में एक बड़ी मान्यता है। तो हम उसी आश्रम में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि दादा धूनीवाले की यहाँ पर आरती चल रही है और श्रद्धालु अभी से बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और यहाँ पर ये जो यहीं पर वो समाधि स्थल है जहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज खुद पहुँचेंगे। सबसे पहले वो यहीं पर पूजा अर्चना करेंगे। अभी आरती का क्रम चल रहा है दादा धूनीवाले के, उनका समाधि स्थल जो कि आपको नजर आ रहा है कि समाधि स्थल पर सबसे पहले नितिन गडकरी आशीर्वाद लेंगे, दादा धूनीवाले का आशीर्वाद लेंगे। उस आशीर्वाद के बाद समाधि स्थल से जन आशीर्वाद यात्रा का यहाँ पर खंडवा में आगाज होगा। तो ये दादा धूनीवाले दादाजी का आश्रम है, बहुत ही प्रसिद्ध इसकी मान्यता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको हमेशा ही यहाँ मौजूद रहते हैं। पूरे निवाड़ अंचल में
अखंड ज्योत दादा धूनीवाले ने जलाई थी और ये पिछले 70 सालों से 80 सालों से वैसी की वैसी लगातार जल रही है। तो ये अखंड ज्योत है धूनी, यही इसी धूनी वाले हवन कुंड के कारण ही इसका मंदिर का नाम, आश्रम का नाम धूनी वाले दादा पड़ा है। तो ये वो स्थान है, यहाँ पर भी गडकरी आएंगे। इस पूरे परिसर में 2 समाधि स्थल है। वो समाधि स्थल हमने दिखाया वो बड़े दादाजी और ये छोटे दादाजी। ये छोटे दादाजी जो उनसे जो उनके बाद जिन्होंने यहाँ पर पदवी ली थी जो आश्रम में, वो संत हैं, उनका ये समाधि स्थल है। तो हम आपको सबसे पहले वो समाधि स्थल भी दिखा रहे हैं जहाँ पे दोनों समाधि स्थल पर गडकरी मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री भी कई आ सकते हैं। तो ये पूरा वो आश्रम स्थल है जो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर गडकरी करीब 15 से 20 मिनट और उससे कुछ ज़्यादा समय तक यहाँ रुक सकते हैं। और ये आशीर्वाद लेने के बाद फिर यहाँ से यहीं पर जन आशीर्वाद रथ यात्रा का जो रथ है वो बुला लिया गया है और यहीं से फिर रथ को वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लेकिन इसके बाद एक बड़ी आम सभा जो होना है वो यहाँ पे खंडवा में एक सरकारी उत्कृष्ट स्कूल है, उस स्कूल में एक बड़ी सभा होगी। उस सभा की तैयारियां भी पूरी हो गई है और वो सभा स्थल पर भी हम आपको लेकर चलेंगे कुछ देर बाद। तो वहां पर भी सारी तैयारियां पूरी और एक बड़ी जनसभा गडकरी की वहां पर होगी। चलिए, कुल मिलाकर तैयारियां दुरुस्त है और नितिन गडकरी के पहुंचने का महज इंतजार है। आप बने रहेगा शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे से अमित जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, स्थानीय समीकरण भी समझाइएगा और जब ये भी बताइएगा कि जब नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचते हैं, सबसे पहले जिस तरह से शैलेंद्र भी बता रहे हैं कि आश्रम में मत्था टेकेंगे, उसके बाद सिलसिलेवार कार्यक्रम शुरू होना है, ये कितना फायदा बीजेपी को दिला सकता है? जी बिल्कुल, अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो ये जो क्षेत्र है निमाड़ का, यहाँ की कुल 16 सीटें हैं और पिछला जो चुनाव हुआ था 2018 का, उसमें सिर्फ 4 सीटें बीजेपी को मिली थी। यानी कि कह सकते हैं कि ये पूरा क्षेत्र जब सीटों का सूखा यहाँ पर बीजेपी को हुआ तो सत्ता से वो बाहर हो गई और सत्ता में वापसी के लिए पूरा ध्यान निमाड़ और मालवा पर है। और यही वजह है कि केंद्रीय नेता यहाँ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 साल में 23वीं सभा यहाँ करने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर नज़र है, खासतौर से यहाँ की जो आरक्षित सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, उन सीटों पर खास फोकस किया जा रहा है। सत्ता में वापसी की तलाश जो है निमाड़ और मालवा से बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने आ रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा रहेंगे। इसके अलावा तमाम बड़े नेता भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 800 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। जिस तरह की सुरक्षा केंद्रीय मंत्री को है उस हिसाब से उनका जो सुरक्षा दल भी है वो भी यहाँ आ गया है। मंच के आसपास की तलाशी भी ली जा रही है और अलग जगह पर भी लगातार तलाशी की जा रही है। और खास बात यही है कि सत्ता में वापसी की तलाश निमाड़ से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेरी जानकारी के लिए शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात नीमच की कर लेते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा का ही जिक्र, जहां पर पथराव हुआ है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। कई गाड़ियों के कांच फूटे मिले। चीता प्रोजेक्ट से किसानों की नाराजगी लगातार बनी हुई और इसी नाराजगी को बयां करते हुए सबसे पहले हंगामा ग्रामीणों ने किया। बीजेपी नेताओं ने समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पथराव रुका नहीं। ये तस्वीरें आप देखिए, देर रात को पुलिस को यहाँ पर पहुंचना पड़ा, हंगामा शांत करवाने की कोशिश हुई, लेकिन ग्रामीण लगातार अपना आक्रोश जाहिर करते रहे। तो रात की तस्वीरें आप देखिए, ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गए, हंगामा किया, जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने की कोशिश नीमच में। लेकिन उसके बाद बीजेपी नेताओं की समझाइश के बाद भी जब ग्रामीण नहीं माने तो पुलिस को मौका देकर मोर्चा संभालना पड़ा। पथराव शुरू हुआ, गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। और जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव को लेकर वी.डी. शर्मा का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। अपार समर्थन के चलते ही कांग्रेस काफी घबराई हुई है। योजनाबद्ध तरीके से इस तरह से हमला करवाया गया। पेड़ के पीछे छिपकर यात्रा पर हमले करने की जुगाड़ में कांग्रेसी थे। तमाम बड़े दावे और ये भी कहा है कि
बख्शा नहीं जाएगा। ये कृत्य दुर्भाग्यजनक है। जन समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और यात्रा की सक्सेस देख करके कांग्रेस जो घबराई है, सफलता देख करके कांग्रेस का ये कृत्य दुर्भाग्यजनक तो है ही, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी देंगे और यात्रा और सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। ये कांग्रेसियों की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। आगे बढ़ते हैं। इंदौर से अगली बड़ी खबर। चाकूबाजों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों का जुलूस भी निकाला गया है। बदमाशों से उठक बैठक करवाई गई। इंदौर की हम बात कर रहे हैं। चाकूबाजी की घटना हुई, इसके बाद जैसे ही पुलिस तक सूचना पहुंची, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी, बदमाशों में खौफ पैदा करने की कोशिश और उसके बाद जुलूस निकालकर यह भी संदेश दिए जाने की कोशिश कर अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, बदमाशों से उठक बैठक भी करवाई गई, सबक सिखाने की कोशिश। पुलिस व्यवस्था इस तरह से चौकस रहे, इसी तरह की उम्मीद इंदौर के लिए, क्योंकि लगातार अपराधों का ग्राफ यहां पर बढ़ता जा रहा है। चाकूबाजी की घटनाएं भी आम हो गई हैं। चाकूबाजों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। उठक बैठक करवाई गई, जुलूस निकाला, संदेश दिया गया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर से। पुलिस की टीम लगातार सक्रियता के साथ जमीनी स्तर पर काम कर रही है, ये दावा भी उनकी तरफ से। कि मिथिलेश गुप्ता ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, ये तस्वीरें जरूर हम देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी यही है कि इन तस्वीरों का असर भी जमीनी स्तर पर दिखे। बिल्कुल अनिका, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दो बदमाश तस्वीर में नजर आ रहे हैं, इनका कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। एक बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान इन्होंने चाकू लहराया था, चाकू दिखा रहे थे, और जो रील जो उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था उसमें उन्होंने गाना डाला था, इन अपराधियों ने गाना डाला था कि मैं हूँ खलनायक। उसी गाने पर इन अपराधियों का पुलिस जब ये लगा रहे अपराधी, तो उस वक्त पुलिस वहां गाने बजवा रही थी, मैं हूँ खलनायक। क्योंकि खलनायक जो गाना है वो क्षेत्र रौब जानने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, और फिर पुलिस ने उसी क्षेत्र में जुलूस निकाला और उसी गाने पर खलनायक जो फिल्म का गाना है उसी पर उठक बैठक लगाकर आवाजों से माफी भी मंगवाई। अब देखिए ये तस्वीर जो इस वक्त सामने आई है, ऐसी लगातार पुलिस की अब तस्वीर सामने आ रही कि जो भी आरोपी अब पकड़ा रहे पुलिस उनका जुलूस निकाल रही है। क्योंकि ये जो अपराधी हैं, ये बड़ी वारदात को, चाकूबाजी घटना को अंजाम दे रहे हैं अपना उस क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, अपना रौब जानने के लिए। तो इन दहशत कम करने के लिए पुलिस अब जुलूस निकाल रही है और लगातार उठक बैठक लगवा रही है, माफी मंगवा रही है। उसके पहले भी कुछ तस्वीर देखा था हमने एरोड्रम थाना क्षेत्र, जहां पर बदमाश ने हवाई फायर किया था पेट्रोल पंप पर और बिना पैसे दिए चला गया था। बाद में पुलिस पकड़ कर लेकर आई और उसी पेट्रोल पंप पर उन्हीं कर्मचारियों के पैर पकड़वा कर माफी मंगवाया और कहा कि आपकी माफी मांगो, कहो आज के बाद गुंडागर्दी नहीं करेंगे। और इंदौर के लिए तस्वीर बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि इंदौर में तेजी से जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। धार से अगली बड़ी खबर, जहां पिता ने 1.5 साल के बेटे की बलि दे दी है। तंत्र क्रिया कर बेटे की बलि चढ़ा दी गई। पिता ने 1.5 साल के बेटे की पटक पटक कर हत्या कर दी। घर के दरवाजे बंद कर तंत्र क्रिया यहां पर चल रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को हिरासत में लिया है। घाटा बिल्लौद की पूरी घटना पुलिस कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, यही वो स्थान बताया जा रहा है जहां पर तंत्र क्रिया पिता की तरफ से की जा रही थी और अपने 1.5 साल के बेटे की पिता ने निर्मम हत्या कर दी। बलि चढ़ाने के नाम पर हत्या की गई है। पुलिस पहुंची है मौके पर, जानकारी जुटाने की कोशिश, परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। आस पड़ोस में भी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। शर्मनाक पूरी घटना, हालांकि बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत की घाट उतारा है। पटक पटक कर हत्या कर दी है 1.5 साल के इस मासूम की। तंत्र क्रिया के चलते ऐसा किया गया है। तांत्रिक के कहने पर बेटे की बलि चढ़ाने से भी पिता नहीं चूका और अब परिजनों के बीच मातम का माहौल। ये बड़ी खबर धार से हम आपको बता रहे हैं।
1.5 साल के बेटे की बलि दे दी पिता ने। बेटे की पटक पटक कर हत्या कर दी गई। घर के दरवाजे बंद कर ये सब चल रहा था। किसी को सूचना नहीं मिल पाई। जब हत्या हुई और खबर फैली तो उसके बाद पुलिस को इस बारे में संज्ञान दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया है। घाटा बिल्लौद की पूरी घटना, कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार चल रही है। धार की घटना हम आपको बता रहे हैं। घर के दरवाजे को बंद कर तंत्र क्रिया यहां पर की जा रही थी। बेटे की बलि चढ़ा दी पिता ने। कुछ सामान भी इसी तरह का यहां से बरामद किया गया है। पुलिस इस घटना के स्थल पर लगातार जांच भी कर रही है। लेकिन 1.5 साल के मासूम की तंत्र क्रिया के चलते ही हत्या कर दी गई। मार्मिक पूरा विषय और बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा है। सहयोगी नवीन हमें ज्यादा जानकारी देंगे। नवीन, पूरा घटनाक्रम बताइए और क्या कुछ अभी तक पुलिस की पूछताछ में सामने आया? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है बड़ी ही दिल दहला देने वाली घटना है। धार के ग्राम घाटा बिल्लौद का यह पूरा वाकया बताया जा रहा है। इसमें जो है तांत्रिक के चक्कर में आके जो है एक पिता ने अपने 1.5 वर्षीय बेटे की जो है जान ले ली। बताया जा रहा है कि इसमें जो है उसको पटक पटक के उसने मार डाला और उसके परिजनों ने, घर वालों ने, अन्य घर वालों ने उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना और जो है उसने पटक पटक के उसके अपने ही बेटे की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद में जो है पुलिस इस पूरे मामले मौके पर पहुंची और जो है आरोपी को हिरासत में लिया गया है और पुलिस जो है अभी आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां अपहरण के बाद राजस्थान के किसान की निर्मम हत्या की गई है। जबलपुर के सब्जी कारोबारी ने वारदात को अंजाम दिया है। लाश को कवर्धा के कुंडा थाना क्षेत्र में फेंककर आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस ने एक आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी सनम अंसारी और गुलशन अंसारी फरार अभी चल रहे हैं। पुलिस इनकी तलाश में लगातार जुटी हुई। तखतपुर थाना क्षेत्र के बांसा झाल की पूरी घटना है। बिलासपुर से हम खबर आपको बता रहे हैं। किसान की निर्मम हत्या की गई व्यापारी की तरफ से। क्या विवाद रहा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस की तरफ से जानकारी जुटाने की कोशिश चल रही है। एक आरोपी गिरफ्त में आ चुका है, 2 अन्य अभी भी फरार हैं। अपहरण किया गया सबसे पहले राजस्थान के किसान का और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। जबलपुर के सब्जी कारोबारियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, ये अभी तक सामने आ पाया। लाश को कवर्धा के कुंडा थाना क्षेत्र में फेंककर आरोपी वहां से भाग निकले। एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में, 2 फरार। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों के साथ मारपीट हुई है। परिक्षेत्र सहायक और 2 चौकीदारों से मारपीट की घटना। स्थानीय ग्रामीणों ने वन कर्मियों को बचा लिया। वन विभाग ने कोतवाली में केस दर्ज करवाया है। महामाया पहाड़ डबरी पानी का ये तस्वीरें आप देखिए। ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। वन कर्मियों के साथ मारपीट हुई है। 2 चौकीदारों को भी बुरी तरह से मारा गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। Headlines presented by